हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का अपना परिवार ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग जो है इस वीडियो में करंट अफेयर्स के लगभग 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि 10 से लेकर के 14 नवंबर 2024 के सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। करंट अफेयर्स 10 से लेकर के 14 नवंबर 2024 के बीच में जितने भी करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसका लगभग हम लोग 60 प्रश्न करने का कोशिश करेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कोशिश करेंगे कि कवर हो। और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे 10 से 14 नवंबर 2024 के बीच जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो अगर यूजफुल लगता होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो विश्व टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? जो विश्व टीकाकरण दिवस होता है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 नवंबर है ना। तो याद रखेंगे 10 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कई एग्जाम में भी जो है पूछा जा सकता है, जो आने वाले एग्जाम है उसमें। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व दत्तक ग्रहण दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को जो है हर साल विश्व दत्तक ग्रहण दिवस मनाया जाता है ना। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था कि विश्व टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को। और देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में 9 नवंबर को जो है हर साल विश्व दत्तक ग्रहण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है 9 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। बहुत से सालों के आंदोलन के बाद उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी, गठन हुई थी 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसीलिए 9 नवंबर को प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड जो है पहले उत्तर प्रदेश यानी यूपी का भाग हुआ करता था, और उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। फिर फाइनली जो है यूपी से कुछ भाग को काट करके उत्तराखंड बनाया गया 9 नवंबर 2000 को। और ये जो है भारत का 27वां राज्य के रूप में बनाया गया था, है ना। उत्तराखंड को भारत का 27वां राज्य के रूप में बनाया गया था, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। तो याद रखेंगे उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। बहुत से सालों के बाद बहुत से साल आंदोलन किए गए थे, तब जाकर के उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन केंद्र की स्थापना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो 1000 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन केंद्र की स्थापना के लिए आवंटित की है। तो ये काफी बड़ी राशि है। 1000 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा जो है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन केंद्र की स्थापना हो सके, इसके लिए राशि आवंटित की गई है। अगला प्रश्न क्या है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने की योजना शुरू की है? तो मंत्रालय का नाम पूछा जा रहा है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो है चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए एक योजना शुरू की है? तो देख सकते हैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय, है ना। रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो कि केंद्रीय मंत्रालय है, इन्हीं मंत्रालय के द्वारा चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत किया जा सके, इसके लिए एक योजना शुरू की गई है। तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो है, देख सकते हैं इसका आंसर है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 6, मुंबई रेलवे विकास निगम यानी MRVC, मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड के अगले CMD के लिए PESB पैनल द्वारा किसे सिफारिश की गई है? तो देख सकते हैं विलास सोपान वाडेकर, नाम याद रखेंगे, जो है विलास सोपान वाडेकर इसका राइट आंसर है ना।
तो विलास सोपान वाडेकर जी को जो है मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड के अगले सीएमडी के रूप में जो है सिफारिश की गई है, विलास सोपान वाडेकर को। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस कंपनी ने अपने कोयला आधारित बिजली संयंत्र द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल का उत्पादन करने की उपलब्धि हासिल की है? तो कंपनी का नाम बताता, तो कंपनी का नाम है एनटीपीसी लिमिटेड, है ना। हाल ही में एनटीपीसी के द्वारा जो है कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र है उससे जो उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, जो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उससे क्या बनाया गया है, मेथनॉल का प्रोडक्शन किया गया है। मेथनॉल का जो है प्रोडक्शन किया गया है। तो जो है कौन सा कंपनी, एनटीपीसी के द्वारा किया गया है। याद रखेंगे एनटीपीसी जो कि कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, इसी के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उससे मेथनॉल का प्रोडक्शन करने की उपलब्धि हासिल किया है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 8, नवंबर 2024 में नीरज चोपड़ा ने अपने नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नीरज चोपड़ा के जो नए कोच है वो कौन है, जन जलेजनी। तो नवंबर 2024 में नीरज चोपड़ा ने जो है अपने कोच के रूप में जन जलेजनी को नियुक्त किया है। अब नीरज चोपड़ा जो कि जॉलिन के प्लेयर हैं, जॉलिन थ्रो करते हैं, उन्होंने अपने जो है नए कोच बनाए हैं जिनका नाम कौन सा है, जन जलेजनी। अगला प्रश्न है, भारत के आईसीएआर एनआरसी इक्वाइन पायरोप्लाज्मोसिस के लिए संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में किस संगठन ने नामित किया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने, ना, WOH इसका राइट आंसर है। देख सकते हैं स्क्रीन में WOH यानी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, पूछा गया है केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए नियम के अनुसार 5 एकड़ से बड़े भूखंड वाले किसानों के लिए पराली जलाने पर नया जुर्माना क्या है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा जो है हाल ही में जारी किया गया है एक नियम, और उस नियम के अनुसार 5 एकड़ से बड़े भूखंड वाले जो किसान है जिसकी जो जमीन है 5 एकड़ से अधिक है, तो वैसे किसानों के लिए पराली जलाने पर एक नया जुर्माना लगाया गया है। वो कितना है, 30,000 प्रति घटना, 30,000 प्रति जो है घटना ये लगाया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024-25 के एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड्स में एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो कुणाल दलाल ने जीता है, ना। याद रखेंगे कुणाल दलाल जी के द्वारा वर्ष 2024-25 के एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड्स में एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है कुणाल दलाल जी ने, है ना। तो याद रखेंगे कुणाल दलाल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में 4 साल के कार्यकाल के लिए विश्व नौकायान अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः से चयनित किया गया, यानी दोबारा चयनित किया गया है? तो क्वान हाईली को नवंबर 2024 में 4 साल के कार्यकाल के लिए विश्व नौकायान अध्यक्ष के रूप में जो है फिर से दोबारा चुना गया था, क्वान हाईली। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 21 नवंबर 2024 को FICC के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो हर्षवर्धन अग्रवाल। देख सकते हैं हर्षवर्धन अग्रवाल जो है 21 नवंबर 2024 को FICC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, है ना। हर्षवर्धन अग्रवाल जी को 21 नवंबर 2024 को FICC के नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 14, नवंबर 2024 में बिमस्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौते पर किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? तो वो देश कौन सा है, भारत। भारत जो है नवंबर 2024 में बिमस्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए
एक समझौता हुआ है और उस समझौते पे साइन किया गया, हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, देख सकते हैं। भारत में किस संगठन ने 5G मिलीमीटर वेव प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर है सी डॉट, है ना। सी डॉट जो है भारत में 5G मिलीमीटर वेव प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सी डॉट जो है इसका राइट आंसर है, सी डॉट, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम रखा गया है आस्ट्रा हिंद, का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। नवंबर 2024 में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास जो शुरुआत किया गया, जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रिया हिंद, है ना। ऑस्ट्रा हिंद जो है नाम है, उसका तीसरा संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? तो पुणे महाराष्ट्र में हुआ, याद रखेंगे। ऑस्ट्रा हिंद का जो तीसरा संस्करण है वो पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। और ये जो है भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो है कंबाइंड सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम ऑस्ट्रा हिंद है। और ये इसका तीसरा संस्करण जो है पुणे महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2024 में भारत और रूस के बीच व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस भारतीय शहर में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो बेसिकली पूछा जा रहा है वो कौन सा शहर है जहां पे रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली, है ना। हाल ही में जो है नवंबर 2024 में भारत का एक ऐसा शहर जिसका नाम नई दिल्ली है, जहां पे रूस के बीच, भारत और रूस के बीच जो है व्यावसायिक संबंधों को मजबूत किया जा सके, उसके लिए जो है रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो याद रखेंगे, भारत और रूस के बीच जो है व्यावसायिक संबंध अच्छा हो सके, मजबूत हो सके, इसके लिए रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और यह कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न, मोसार्ट लैब्स, ठीक है, मोसार्ट लैब्स ने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और चिप डिजाइन में प्रोफेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी भुवनेश्वर के साथ। किसके साथ साझेदारी की है? आईआईटी भुवनेश्वर के साथ। तो याद रखेंगे, मोसार्ट लैब्स ने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और चिप डिजाइन में प्रोफेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए जो है आईआईटी भुवनेश्वर के साथ साझेदारी किया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं। भारत के किन पड़ोसी देशों में गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण आर्थिक विकास, कल्याण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है भारत के किन पड़ोसी देशों में, यानी भारत के जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से देशों में जो है गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण जो है किया जा रहा है। और इस सिटी का निर्माण करने का जो पर्पस है, उद्देश्य है, आर्थिक विकास हो सके, कल्याण और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए जो है गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो बताना है भारत के किन पड़ोसी देशों में जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखेंगे भूटान, है ना। भारत का जो पड़ोसी देश है भूटान, तो भूटान में जो है गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण किया जा रहा है ताकि आर्थिक विकास, कल्याण और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। तो याद रखेंगे भूटान इस विल बी द राइट आंसर। और भूटान जो है भारत का पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम जो कि वित्तीय सेवाओं तक सुगम्यता साथ एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे,
राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया था। और ये क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि वित्तीय सेवाओं तक जो है सुगमता साथ साथ एमएसएमई के विकास को भी बढ़ावा दिया जा सके, जिसके लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी, इसका लॉन्च हुआ था और ये निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया था। अब अगला जो है, अगला 20 क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे। इस वीडियो में जो है 20-20 का क्वेश्चन का 3 सीरीज है और टोटल लगभग जो हम लोग 60 क्वेश्चन इसमें करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को जो है विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे 12 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी पुरुष और अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी पुरुष और महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो नोमान अली जो है पुरुष जो है, मतलब पुरुष के कैटेगरी में जो है नोमान अली का नाम है, और मेली केयर महिला कैटेगरी में जो है अक्टूबर 2024 के लिए जो आईसीसी पुरुष और महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ का पुरस्कार जो दिया गया है वो नोमान अली को दिया गया है पुरुष की तरफ से, और महिला की तरफ से जो है मली केयर को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिगेरू इशिबा को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो जापान का जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? शिगेरू इशिबा, और इसे हाल ही में नियुक्त किया गया है जापान देश के द्वारा। तो जापान का जो पीएम है, प्रधानमंत्री, वो कौन है? शिगेरू इशिबा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे जो है 10 से 14 नवंबर के बीच के जो करंट अफेयर्स है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे एसएससी सीजीएल की बात करें या फिर रेलवे एनटीपीसी की बात करें। तमाम तरीके के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मॉरिशस के जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो डॉक्टर नवीन रामगुलाम जी को बनाया गया है। याद रखेंगे मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर नवीन रामगुलाम। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश पर्यटन के नए चेहरे के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को किया गया है। पंकज त्रिपाठी जी को नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश पर्यटन के नए चेहरे के रूप में नियुक्त किया गया। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि पंकज त्रिपाठी जी को नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश पर्यटन के नए चेहरे के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6 बहुत अच्छा सा प्रश्न है। IAFC 295 फुल मोशन सिमुलेटर FMS का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका उद्घाटन वायुसेना स्टेशन आगरा में किया गया था। याद रखेंगे वायुसेना स्टेशन आगरा में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए IAFC 295 फुल मोशन सिमुलेटर जो है जिसका नाम क्या है FMS, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो वायुसेना स्टेशन जो है आगरा में किया गया था। वरिष्ठ बंगाली अभिनेता मनोज मित्रा का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस राज्य से संबंध रखते थे? तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन से क्लू लगाया जा सकता है। किसकी बात की जा रही है? वरिष्ठ बंगाली अभिनेता जिनका नाम था मनोज मित्रा, उसका निधन हाल ही में हुआ है। वो संबंध किस राज्य से रखते थे? तो पश्चिम बंगाल के निवासी थे ना। मनोज मित्रा जो थे, जो कि एक बंगाली वरिष्ठ अभिनेता थे, इनका संबंध पश्चिम बंगाल से था। इनका हाल ही में निधन हो गया है।
अगला प्रश्न क्या है, केंद्र सरकार ने किन राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 725.62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि हाल ही में जो है अग्निशमन सेवाएं जो है उसको और आधुनिकीकरण किया जा सके और मॉडर्नाइज किया जा सके, बेहतर किया जा सके, उसके लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा 725.62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो किस राज्य को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो याद रखेंगे केंद्र सरकार जो है हाल ही में छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य को अग्निशमन सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए 725.62 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अग्निशमन की सेवाएं और बेहतर हो सके, आधुनिकीकरण हो सके, इसके लिए जो है भारत की जो केंद्र सरकार है, भारत के जो पीएम है श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा 725.62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, डिजिटल वित्तीय शिक्षा, निवेशक संरक्षण और पूंजी बाजार विकास के लिए एक आधुनिक दृष्टिकोण विश्व पर आयोजित कार्यशाला के आयोजन में किन संगठनों ने सहयोग किया था? तो देख सकते हैं किन संगठनों ने सहयोग किया था। IEPFA, NCAER और BSE जो संगठन थे इन्होंने मदद किया था। तो ये आंसर हो जाएगा इसका जो है सही क्वेश्चन का जो आंसर होगा यही होगा। अगला प्रश्न क्या है, नवंबर 2024 में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित शाह जी को किया गया है। हाल ही में जो है नवंबर 2024 में अंतरराज्यीय परिषद की जो अस्थाई समिति है उसके अध्यक्ष के रूप में अमित शाह जी को नियुक्त किया गया है। ये भी अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 11, पांचवा राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक और साहित्य उत्सव और कला उत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देख सकते हैं कहाँ आयोजित किया जाएगा, भुवनेश्वर, ओडिशा में। पांचवा राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक और साहित्य उत्सव जो है और कला उत्सव 2024 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर, ओडिशा में किया जाएगा। – 2024 के भारतीय खेल सम्मान में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? देख सकते हैं महिला की कैटेगरी में पूछा जा रहा है। 2024 के जो भारतीय खेल सम्मान में कोच ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो सुमा सिरूर को दिया गया है ना, सुमा सिरूर। याद रखेंगे सुमा सिरूर को जो है 2024 के भारतीय खेल सम्मान में कोच ऑफ द ईयर चुना गया है। राजस्थान के राजसमंद में 102 वर्ष की आयु में निधन होने वाले मेवाड़ प्रजा मंडल के स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो मदन मोहन सोमतिया थे। मदन मोहन सोमतिया। अगला प्रश्न क्या है, नई दिल्ली में आयोजित FISU विश्व विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता, यानी गोल्ड मेडल किसने जीता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो उमा महेश। किसने जीता है स्वर्ण पदक? उमा महेश। तो नई दिल्ली में जो आयोजित FISU विश्व विश्वविद्यालय चैंपियनशिप जो हुआ था उसमें 10 मीटर एयर राइफल जो पुरुष टीम स्पर्धा था, जो कंपटीशन था, उसमें जो है उमा महेश जी के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। प्रश्न नंबर 15, घुटने के पुनर्वास के लिए पेटेंट पूरी तरह से यांत्रिक निरंतर निष्क्रिय गति यानी CPM मशीन किस संस्थान ने विकसित की है? तो IIT रोपड़ ने। IIT रोपड़ के द्वारा जो है
घुटने के पूर्णवास के लिए पेटेंट जो है, जो कि पूरी तरह से यांत्रिक निरंतर निष्क्रिय गति को जो है मशीन बनाया गया है, वो आईटी रोपड़ जी के द्वारा आईटी रोपड़ के द्वारा जो है विकसित किया गया है। सीपीएम सीपीएम जो मशीन है ये किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखेंगे आईआईटी रोपड़ के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? 2024 में S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी कौन सी रैंक की गई थी? तो हिंडाल्को जो है, जो कि मूरी में है। तो 2024 में S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में जो है दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी जो है हिंडाल्को, इसी को रैंक की गई थी। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, जिसमें पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाएं शामिल है, के लिए किस कंपनी ने भागीदारी की है? तो किस कंपनी ने भागीदारी की है? देख सकते हैं टाटा पावर ने, है ना, टाटा पावर ने भागीदारी की है। अगला प्रश्न क्या है? राइजिंग राजस्थान प्री समिट के दौरान राजस्थान सरकार ने किस क्षेत्र में 63,463 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो खान और पेट्रोलियम, है ना, याद रखेंगे। राइजिंग राजस्थान प्री समिट के दौरान राजस्थान सरकार ने जो है खान और पेट्रोलियम के क्षेत्र में 63,463 करोड़ रुपए के समझौते पर साइन किया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है? मस्कट, ओमान में आयोजित 49वें FIH वैधानिक कांग्रेस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया था? तो तैयब इकराम जी को फिर से चुना गया था। तो याद रखेंगे मस्कट, ओमान में जो आयोजित 49वें FIH वैधानिक कांग्रेस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो है नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था तैयब इकराम जी को। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे का जो 20 प्रश्न होगा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। 40 क्वेश्चंस लगभग, यानी 40 नहीं 39 क्वेश्चंस हो गए। अब आगे के जो है 18 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनू सूद जी को। सोनू सूद जो है कोरोना के काल में बहुत से सारे गरीब लोगों को मदद करने का काम किए, घर पहुंचाने का काम किए हैं। तो सोनू सूद अपने आप में क्या है? एक महान व्यक्ति है, ब्रांड है, एक लेजेंड है। तो हाल ही में जो है थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में सोनू सूद जी को नियुक्त किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। सोनू सूद को हाल ही में थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में मां मदर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने जो है मां मदर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। प्रश्न नंबर 3, किस राज्य में मुख्यमंत्री ने आकांक्षा हाट कार्यक्रम में राज्य की पहली डबल हेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में आकांक्षा हाट कार्यक्रम में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है
उसी के द्वारा आकांक्षा हाट कार्यक्रम में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुभारंभ किया गया है। आगे बात करते हैं डीआरडीओ द्वारा गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय को सौंपे गए P7 पैराशूट सिस्टम का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है वो विमानों से सुरक्षित रूप से पेलोड गिराना है ना, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। डीआरडीओ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डीआरडीओ हो गया और इसरो से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होते हैं इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो डीआरडीओ द्वारा गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय DGQA को सौंपे गए P7 पैराशूट सिस्टम जो है उसका उद्देश्य क्या है। तो इस पैराशूट सिस्टम का जो उद्देश्य है विमानों से सुरक्षित तरीके से पेलोड को गिराया जा सके। इसका जो है मुख्य उद्देश्य यही है कि विमानों से सुरक्षित रूप से पेलोड को गिराना। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, किस रिपोर्ट के अनुसार 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष होगा जिसमें तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.65 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जलवायु परिवर्तन समिति रिपोर्ट के तहत है ना। तो याद रखेंगे जलवायु परिवर्तन समिति रिपोर्ट यानी CC रिपोर्ट के अनुसार 2024 जो कि अब तक का सबसे गर्म वर्ष होगा जिसमें तापमान जो है पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.65 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने का अनुमान है। तो ये था किसके रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन समिति के रिपोर्ट के अनुसार। अब आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, 13 नवंबर 2024 को बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाओं का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और संपर्क क्षेत्र। इसका आंसर क्या है, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और संपर्क क्षेत्र। तो 13 नवंबर 2024 को जो है बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई जो विकास परियोजना है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि बिहार में स्वास्थ्य और जो बुनियादी ढांचा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेहतर किया जा सके और कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। इसी विकास की परियोजनाओं को जो है मुख्य रूप से बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था ताकि वहाँ की जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं उसको ठीक किया जा सके, स्वास्थ्य हो सके, बुनियादी ढांचा और इन सारी चीजों को बेहतर किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद का आयोजन की मेजबानी किस संगठन ने की थी। तो मेजबानी किस संगठन ने की थी, देख सकते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI जो है इन्हीं ने मेजबानी किया था। तो याद रखेंगे नई दिल्ली में जो दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद का जो आयोजन किया गया था, इस आयोजन में जो मेजबानी किया गया था कौन से संगठन के द्वारा किया गया था, तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जिसे TRAI कहा जाता है, इसी संगठन के द्वारा मेजबानी किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, अगला प्रश्न क्या है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए किस प्रकार का वाहन या जहाज उपयुक्त है जिसका पहला उड़ान परीक्षण हाल ही में DRDO द्वारा आयोजित किया गया है। तो देख सकते हैं इसका आंसर होगा मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर है ना। इसका सही आंसर कौन सा होगा, मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर। तो याद रखेंगे लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए जो है मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर जो है ये सबसे उपयुक्त है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 9, फाइनल में GM11 अरोनियम को हराकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता। तो GM अरविंद चिदम्बरम ने जीता। फाइनल में जो है GM11
अरोनियन को हराकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो जीएम अरविंद चिदम्बरम ने जीता। तो याद रखेंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है, कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो याद रखेंगे जीएम अरविंद चिदम्बरम ने जीता। और किसे हराकर जीता? तो किसको हराया? जीएम लेवान अरोनियन को हराया। अगला प्रश्न क्या है? साक्षी मलिक के हाल ही में प्रकाशित संस्मरण का नाम क्या है जो एक एथलीट के रूप में उनके जीवन को दर्शाता है? तो विटनेस। ठीक है, साक्षी मलिक के हाल ही में प्रकाशित जो संस्करण है उसका नाम क्या है? विटनेस है, जो कि एक एथलीट के रूप में उनके जीवन को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना प्रथम गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हाल ही में जो है अपना प्रथम गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। तो ऑस्ट्रेलिया विल बी द राइट आंसर। नवंबर 2024 में किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है? तो सीआईएसएफ ने। सीआईएसएफ को मंजूरी जो है दे दी गई है, और ये नवंबर 2024 में जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। हाल ही में हैती के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हैती के जो प्रधानमंत्री है वो एलेक्स डिडियर फिल्स एमे है ना, याद रखेंगे, काफी लंबा नाम है। हैती के जो प्रधानमंत्री है जो हाल ही में शपथ लिए हैं उसका नाम है एलेक्स डिडियर फिल्स एसे। प्रश्न नंबर 14, बिहार में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर जिसे आईएमसी कहा जा रहा है उसका विकास कहाँ किया जा रहा है? तो गया में किया जा रहा है, बिहार का गया में। तो बिहार में जो है अमृतसर से कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर का विकास किया जा रहा है, और ये बिहार के गया में किया जा रहा है। बिहार के गया जिले में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने दिया जाएगा? अच्छा प्रश्न है। तो फिलिप नॉयस जी को दिया जाएगा। याद रखेंगे, फिलिप्स नॉयस को IFFI 2024 में जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा फिलिप्स नॉयस जी को। प्रश्न नंबर जो है 16, 2024 के बुकर पुरस्कार के लिए समांथा हार्वे को किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया था? तो आर्बिटल उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, PESB पैनल द्वारा उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हस्तकरघा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद के लिए किसे सिफारिश की गई है? तो मारा कोचो को किया गया है ना, मारा कोचो। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर्स मीट 2024 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश के अवसर विषय पर राष्ट्रीय एकता दिवस विषय पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। तो स्वराज द्वीप इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग जो है 20 + 19 + 18 क्वेश्चन को हम लोगों ने किया, लगभग
जो है 57 क्वेश्चंस को हम लोगों ने आज इस वीडियो में कंप्लीट किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ कल सुबह। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा।